Assalamu alaikum. My name is Ahmed Raza, and my topic is heuristic evaluation, जो कि सर डॉक्टर जावेद अंजुम शेख की तरफ से हमें ये टास्क मिला हुआ है। तो मैं आज आपको जो है वो heuristic evaluation करके दिखाऊंगा। और जो मैंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है वो है कुर्तबा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मैं अल्लाह ताला के नाम से जो है वो इसका आगाज़ करता हूँ और मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर इंशाल्लाह ताला ये पसंद आए। तो सबसे पहले इवैल्यूएशन का जो टॉपिक या इवैल्यूएशन में जो फर्स्ट स्टेप आता है वो है गुड एंड बैड पॉइंट्स। अगर आपने किसी भी इवैल्यूएशन की किसी भी वेबसाइट की इवैल्यूएशन करनी है तो उसके लिए आपको उसके गुड और बैड पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करने होंगे। तो मैंने कुछ गुड पॉइंट्स यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे इवैल्यूएट किए हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले जो मैंने गुड पॉइंट इवैल्यूएट किया वो ये था कि जितनी भी इमेजेस मेरी इस वेबसाइट में कहीं पे भी डिफरेंट पेजेस पे जहाँ पे भी यूज़ की गई हैं वो सारी की सारी जो हैं वो कल्चर के रिलेटेड हैं, ठीक है, और अच्छी क्वालिटीज़ की इमेज हैं, रीडेबल हैं और इनमें कोई भी किसी भी किस्म का कॉपीराइट इशू नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि सबके अंदर लोगो जो है वो कुर्तबा यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल लोगो है वो इंक्लूडेड है। तो ये जाहिर कर रहा है कि ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी की ही इमेजेस हैं और ये ओरिजिनल इमेजेस हैं, इनमें किसी में कोई कॉपीराइट इशू नहीं है और ये सारी ही की सारी कल्चरल को रिलेट कर रही हैं क्योंकि ये एजुकेशनल जो है वो वेबसाइट है। तो इमेजेस भी जो हैं वो सारी की सारी जो हैं वो इन्हेंस कर रही हैं जो नॉलेज वो एजुकेशन के हवाले से ही है। बाद जो मैंने गुड पॉइंट्स यहाँ पे इवैल्यूएट किया वो ये था कि जब मैं अपने डिफरेंट पेजेस पे नेविगेट करता हूँ तो कोई मुझे बीच में ऐड या ऐसा डाटा या ऐसा इरेलीवेंट मटेरियल नहीं आता कि जो मुझे एक दूसरे से कन्वर्ट होने में मुश्किलात पैदा करे। मैं इजीली एक पेज पे से दूसरे पेज पे नेविगेट कर रहा हूँ। और दूसरा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यूज़र के लिए अवेलेबल है इस यहाँ पे, क्योंकि सारे के सारे फ्रंट पेजेस पे अवेलेबल हैं पेजेस, ठीक है। ये नेविगेशन बार आपको शो हो रही होगी, इसके अंदर सारे के सारे अवेलेबल हैं। तो यूज़र को इजीली नेविगेट कर सकता है और इजीली इंफॉर्मेशन गेट कर सकता है, अपना टाइम बचा सकता है, यूज़र के लिए यूजेबल करना एफिशिएंट है। उसके बाद जो गुड पॉइंट्स मैंने यहाँ पे वैल्यूएट किया वो ये था कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बेशक एडमिशन के बारे में हो, डिपार्टमेंट के हो, फैकल्टी के हो, स्टूडेंट पोर्टल के हो, रिसर्च जर्नल का हो, क्यूईसी का हो और एक डिपार्टमेंट की हो, वो सारी की सारी कम्प्लीटली अवेलेबल है फ्रंट पेज के अंदर। यूज़र को वेबसाइट के एंड पर या आगे पीछे नहीं जाना पड़ता, उसका टाइम बचता है, वो इजीली इसको रीड भी कर सकता है और इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को आसानी से गेट भी कर सकता है। अब आते हैं जो मैंने बैड पॉइंट्स इवैल्यूएट किए हैं अपनी वेबसाइट के। तो जो पहला बैड पॉइंट मैंने इवैल्यूएट किया वो ये था, जो कि मुझे मेन भी लगा, कि इस पूरी की पूरी वेबसाइट में, सिर्फ फ्रंट की बात नहीं मैं कर रहा बल्कि पूरी ही वेबसाइट में कहीं पर भी सर्च बार यूज़ नहीं की गई। ये बहुत ही बड़ा बैड पॉइंट जो कि इस वेबसाइट में मुझे नज़र आया, और वो ये कि सर्च बार यहाँ पे मिसिंग है। अब दूसरा बैड पॉइंट जो मुझे इस वेबसाइट में देखा, आपको नज़र आ रहा होगा कुर्तबा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि एज अ लोगो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। और आप सब जानते हैं कि लोगो कोई स्टेटमेंट नहीं होती, यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट को शो कर रहा है, यूनिवर्सिटी के नेम को शो कर रहा है। लेकिन लोगो जो है वो एक डिज़ाइन होता है, एक सिंबल होता है, जो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल डिफरेंट पेजेस पे यूज़ किया गया, वो यहाँ पे फ्रंट पर भी होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि लोगो डिज़ाइन यहाँ पे जो है, या लोगो सिंबल जो है वो मिसिंग है, यहाँ पे मिस्ड है वो, ठीक है। उसके बाद जो बैड पॉइंट मैंने वैल्यूएट किया वो ये था कि मेरी वेबसाइट के अंदर कहीं पर भी मुझे मेन्यू बार नज़र नहीं आया, मेन्यू बार की मुझे कमी रही। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेन्यू बार शुड नॉट लिस्ट ऑन द टॉप ऑफ द पेज। उसके बाद जो बैड पॉइंट मुझे अपनी वेबसाइट में मैंने इवैल्यूएट किया वो ये था कि सारे टैब्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, रिप्रेजेंट है, लेकिन जॉब पोर्टल यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है। सिर्फ इस वेबसाइट के एंड पे जॉब पोर्टल थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, प्रॉपरली इसको फ्रंट पेज पे सारी नेविगेशन बार के अंदर सब टैब्स के साथ इसको होना चाहिए था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जॉब पोर्टल यहाँ पे मिस्ड है। उसके बाद अगर हम बात करें एलएमएस पोर्टल की, तो एलएमएस पोर्टल भी मुझे इस पूरी वेबसाइट पे
कहीं पर भी नज़र नहीं आया। ये तो बल्कि एंड पर भी नहीं था, पूरी ही वेबसाइट में, होल वेबसाइट में ये नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि LMS पोर्टल मिस है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको होना चाहिए। और क्योंकि इस LMS से ही स्टूडेंट्स को अपने रिज़ल्ट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और वो यहाँ पे वेबसाइट में उन्होंने नहीं दी हुई, वो यहाँ पर मिस्ड है। उसके बाद जो बैड पॉइंट मुझे मिला वो ये था कि ये जो आपको हेडर शो हो रहा होगा फ्रंट ऑफ पेज पे, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी जो है वो कॉन्टैक्ट अस पोर्टल में भी दी गई हैं इस वेबसाइट के एंड पे। ठीक है, तो जब एंड पे दी गई हैं तो इसका कोई यहाँ पे मकसद नहीं बनता था फ्रंट पे शो करवाने का। ये अच्छा भी नहीं लग रहा, और ये पूरे फ्रंट पेज के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। उसके बाद जो बैड पॉइंट मैंने अपनी वेबसाइट में एवेल्यूएट किया वो ये था कि जब मैं रजिस्ट्रेशन पेज पे गया तो मुझे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अट्रैक्टिव नहीं लगा, बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगा। वो क्योंकि कहीं पे भी इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो क्लियरली रीडेबल नहीं है। दूसरा, इसके फ़ॉन्ट कलर भी इतने अट्रैक्टिव नहीं हैं। दूसरा, जो इसमें फ़ील्ड्स हैं, जैसे फादर नेम आप जाएँ, ईमेल पे जाएँ, कॉन्टैक्ट पे जाएँ, तो जो फ़ील्ड्स हैं वो उनमें स्पेसिस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, हालांकि इतनी स्पेस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो मैंने बैड पॉइंट इवैल्यूएट किया कि जब मैं क्या उसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन पेज पे ही गया तो मैंने देखा इसी पेज पे इमेजेस हैं, हालांकि इनका रजिस्ट्रेशन पेज पे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनको रजिस्ट्रेशन पेज पे होना ही नहीं चाहिए, ये राइट वे में प्लेस नहीं है। अगर प्लेस्ड भी हैं तो ये एक दूसरे के साथ मर्ज हैं, इनमें कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, और ये यूज़र के लिए इजीली रीडेबल भी नहीं है, और ये पता भी नहीं चल रहा कौन सी इमेज कहाँ पे ख़त्म हो रही है। ये सारी एक दूसरे के साथ कोलैप्स कर रही हैं और सारी एक दूसरे के साथ मर्ज हैं। और दूसरी बात, इसको रजिस्ट्रेशन पेज पे होना ही नहीं चाहिए था। इस इमेजेस ने ही पूरे रजिस्ट्रेशन पेज के ओवरऑल व्यू को, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, उसको डिस्टर्ब किया हुआ है। उसके बाद जो मैंने मेन पॉइंट जो मुझे लगा इस वेबसाइट का, जो बैड पॉइंट, और ये मेरा आई थिंक लास्ट बैड पॉइंट है, वो ये था, जो मुझे सबसे बड़ा लगा वो ये था कि जब मैंने रजिस्ट्रेशन अपने आप को किया इस वेबसाइट के अंदर, तो मैंने कोई भी रॉन्ग फॉर्मेट दिया, नेम का भी, फादर नेम का भी, ईमेल का भी, कॉन्टैक्ट नंबर का भी, सब का। तो वो उसने सभी के रॉन्ग फॉर्मेट को एक्सेप्ट कर लिया और उसने मुझे कह दिया जी आप रजिस्टर हो गए हैं। हालांकि ये मेरा ना नेम था, ये मेरा रोल नंबर था, और ना ही ये मेरी ईमेल थी, ना ही मेरा ये नंबर था, कॉन्टैक्ट नंबर। और सबसे बड़ी बात कि ऑफिशियल ईमेल, जो कि कोई भी थकी से थकी भी वेबसाइट हो, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, रॉन्ग ईमेल, जो रॉन्ग जीमेल फॉर्मेट को। इसने जीमेल को भी एक्सेप्ट कर लिया, सब को ही एक्सेप्ट कर लिया। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इस वेबसाइट के जो कोडिंग या जो इसके बैक एंड पे जो काम है वो इतना अच्छा नहीं हो सका। कोई यहाँ पे पेज के ऊपर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन अक्कर नहीं हो रही। ठीक है, और कोई भी अगर आप रॉन्ग फॉर्मेट यहाँ पे पुट करते हो तो वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद गुड एंड बैड पॉइंट्स के बाद जो दूसरा पॉइंट्स आता है वेबसाइट एवेल्यूशन का, वो है एवेल्यूशन ऑफ वेबसाइट। तो इसमें मैंने जो पॉइंट डिस्कस किए हैं वो आपके साथ शेयर कर। पहला पॉइंट जो है वो है एवेल्यूशन ऑफ वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट को एवेल्यूएट करने का, वो है नेविगेशन। ठीक है, तो नेविगेशन के हवाले से हम अपनी वेबसाइट की एवेल्यूशन करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन था वो ये है कि क्या इंफॉर्मेशन मेरी वेबसाइट पे नेविगेशन बार पे इजीली, क्लियरली और लॉजिकली अंडरस्टैंडेबल हैं। तो जी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये सारी की सारी इजीली अंडरस्टैंडेबल हैं, वेल अरेंज्ड हैं, प्रॉपरली अरेंज्ड हैं, और सारी की सारी एंड यूज़र को अंडरस्टैंड भी हो रही हैं। उसको पता चल रहा है कि ये अबाउट अस का पेज है, ये एडमिशन का है, ये डिपार्टमेंट का है, ये फैकल्टी का है, ये उरिक का है, ये रिसर्च का है। तो हम कह सकते हैं कि अरेंज्ड हैं, वेल फॉर्म्ड में। उसके बाद मैंने एक्सटर्नल लिंक्स को जब देखा तो मेरी वेबसाइट में यूज़ किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, उसके बाद ट्विटर, ये सारे के सारे जो हैं वो एक्सटर्नल लिंक्स हैं। और जब मैंने इनको ओपन किया तो ये अदर साइट्स पे मुझे जो हैं वो डाटा दे रहे हैं और काम कर रहे हैं अदर साइट्स पे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी वेबसाइट ने एक्सटर्नल लिंक्स कंटेन किए हुए हैं और ये वर्क कर रहे हैं दूसरी साइट्स पे। और जो नेविगेशन का जो पॉइंट है वो है कि जो भी इंफॉर्मेशन जो मुझे यहाँ पे है, वर्ड में है, PDF की फॉर्म में है,
क्या वो इजीली डाउनलोडेड है मेरे लिए। तो जब मैं रिसर्च जर्नल पे गया, मैंने इस एवेल्यूएशन करना चाही, मैं रिसर्च जर्नल पे गया तो मैंने देखा कि कुछ मुझे थीसिस के फॉर्मेट दिए गए थे पीडीएफ में, वर्ड में। तो ये सारे के सारे जब मैंने डाउनलोड किए तो इजीली डाउनलोड हो गए, सब के सब डाउनलोड हो गए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन्फॉर्मेशन जो मेरी वेबसाइट कंटेन कर रहा है वो इजीली डाउनलोडेड है किसी भी यूज़र के लिए। उसके बाद जो नेविगेशन बार पे जो टैब्स शो हो रहे हैं वो सारे के सारे क्लियर हैं, इजी हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और यूज़र के लिए इजीली नेविगेट करना एक पेज से दूसरे पेज इजीली है। अगर वो एडमिशन से फैकल्टीज़ में जाना चाहता है तो वो इसी पहले फ्रंट पेज को यूज़ करते ही वो डायरेक्ट यहाँ से चला जाएगा, उसको वेबसाइट के आगे पीछे कहीं पर भी नहीं जाना पड़ेगा, उसकी का टाइम बचेगा और उसकी यूजिबिलिटी एफिशिएंट होगी, इसको यूज़ करना उसके लिए आसान होगा यूज़र के लिए। उसके बाद नेविगेशन में मैंने क्विक लिंक्स जो यूज़ किए गए हैं, जिसको आप इंटरनल लिंक्स भी कह सकते हैं अपनी वेबसाइट के, तो वो जब मैंने सारे के सारे ओपन किए तो वो सारे के सारे वर्क कर रहे हैं, वो रिलायबल सोर्सेज पे जा रहे हैं। अगर मुझे होम पेज पे डायरेक्टली जाना है तो मैं क्विक लिंक्स को यूज़ करके मैं क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्ट होम पेज पे चला जाऊँगा। इसी तरह अगर मैं उरिक के इंट्रोडक्शन वाले पेज पे जाना चाहता हूँ तो मैंने उस पर क्लिक करूँगा तो मैं चला जाऊँगा। ये आपको क्विक लिंक्स शो हो रहे होंगे, ये सारे के सारे रिलायबल सोर्सेज पे जा रहे हैं। उसके बाद जो है वो ब्रोकन लिंक्स की बात करते हैं, ये भी नेविगेशन के अंदर आते हैं। तो ब्रोकन लिंक्स के अंदर मेरी साइट जो है उसने ब्रोकन लिंक्स सारे के सारे कंटेन किए हुए हैं। जब मैं किसी भी लिंक को ओपन करता हूँ या क्लिक करता हूँ मुझे इससे रिस्पांस मिल रहा है। कोई भी ऐसा लिंक नहीं है कि जिससे मुझे रिस्पांस ना मिल रहा हो, जिसको मैं कहूँ कि ये ब्रोकन है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरी साइट है उसने कोई भी जो है ना वो ब्रोकन लिंक कंटेन नहीं किया हुआ, सब के सब लिंक जो है वो मुझे रिस्पांस दे रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी एक पॉइंट है वेबसाइट की वैल्यूएशन का। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि इज़ द पर्पस क्लियरली स्टेटेड फॉर इंटेंडेंट ऑडियंस। जी पहले हम देख लेते हैं इंटेंडेंट ऑडियंस क्या है। इंटेंडेंट ऑडियंस वो, अब मैंने आपको बताया था कि मेरी वेबसाइट एजुकेशनल वेबसाइट है तो इसके ऊपर एजुकेशनल के ही हवाले से ऑडियंस होनी चाहिए जिनके लिए मैं वेबसाइट बना रहा हूँ। तो बिल्कुल ऐसा ही है, मेरी वेबसाइट जो है वो इंटेंडेंट ऑडियंस के लिए ही है। मेरी वेबसाइट जो है जिसको मैंने वैल्यूएट किया है कुर्तबा यूनिवर्सिटी, ये सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। तो इसके अंदर ओल्ड स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, और विजिटर्स, यही सारी ऑडियंस है। इसके अलावा कोई ऐसी ऑडियंस नहीं है जिनका ताल्लुक हमारी वेबसाइट से ना हो और वो वेबसाइट के अंदर हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ वही ऑडियंस हैं जिनका जो है वो डायरेक्ट जो है वो ताल्लुक है हमारी वेबसाइट के साथ, ठीक है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ जिनका ताल्लुक है, आप ये कह सकते हो। उसके बाद व्हाट गोल्स ऑब्जेक्टिव डज द पेज मीट, क्या जितने भी जो पेजेस मेरी वेबसाइट के अंदर यूज़ हुए हैं वो सब के सब जो हैं उनके गोल्स और उनके ऑब्जेक्टिव या उनका जो पर्पस है, जो उनका मकसद है वो पूरा हो रहा है। जी, तो हर एक पेज मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हर एक डिफरेंट पेज का अपना ऑब्जेक्टिव है। अगर होम पेज है तो मुझे उसके ऊपर होम पेज की ही इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, ये नहीं कि होम पेज पे मुझे जो है वो फैकल्टीज़ की मिल रही हो, नहीं ऐसा नहीं है। अगर फैकल्टीज़ का पेज है तो मुझे फैकल्टी की ही मिल रही है। इस तरह अगर डिपार्टमेंट का है पेज है तो उसके अंदर मुझे डिपार्टमेंट की ही इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो सारी इन्फॉर्मेशन वेल फॉर्म्ड है, वेल मैनर्ड है, ठीक है। और दूसरा कि इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी स्टूडेंट्स के लिए है, पेरेंट्स के लिए है, विजिटर्स के लिए है, ठीक है। इसके अलावा और किसी थर्ड पर्सन के लिए नहीं है। उसके बाद जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी डिटेल्ड फॉर्म में है। अगर होम की है तो डिटेल्ड है, अगर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है तो वो कम्प्लीटली अवेलेबल है डिटेल के साथ, अगर डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन है वो भी कम्प्लीटली अवेलेबल है डिटेल के साथ, अगर फैकल्टी इन्फॉर्मेशन है तो वो भी कम्प्लीटली अवेलेबल है डिटेल के साथ, अगर एडमिशन इन्फॉर्मेशन है वो भी कम्प्लीटली अवेलेबल है, अगर उरिक डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन है वो भी कम्प्लीटली अवेलेबल है, अगर रिसर्च जर्नल की है तो वो भी कम्प्लीटली अवेलेबल है। इसी तरह क्यूईसी एंड डिफरेंट एटसेट्रा जितनी भी पेजेस की इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी मैंने जब चेक की तो मुझे वो कम्प्लीटली डिटेल्ड फॉर्म में मिली। उसके बाद हम कवरेज को देखते हैं। कवरेज भी एक जो है वो वेबसाइट की वैल्यूएशन का पॉइंट है। तो कवरेज को अगर मैंने देखा तो जितनी भी इमेजेस मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ वो सारी की सारी कल्चर से रिलेट करती हैं,
सारी की सारी एजुकेशनल पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, ठीक है। कोई भी फहाशी या डिफरेंट किस्म की जो कि इस वेबसाइट पे जिसका काम नहीं है वो नहीं है। यहाँ पे सारी की सारी एजुकेशन के हवाले से ही इमेजेस यूज़ की गई हैं। कम इमेजेस यूज़ की गई हैं लेकिन एचडी यूज़ की गई हैं। कुछ इमेजेस थी जो रजिस्ट्रेशन पेज या लॉगिन पेज पे थी जो मर्ज थी आपस में, जो इतनी अच्छी रीडेबल नहीं थी, वरना बाकी हर एक पेज पे जो यूज़ की गई है वो ईज़िली रीडेबल है किसी भी यूज़र के लिए। उसके बाद कवरेज में हम देखेंगे कि मेरा जो इन्फॉर्मेशन जो मुझे इस वेबसाइट से मिल रही है वो सारी की सारी कोई रॉन्ग तो नहीं है, ठीक है, वो गलत तो नहीं है कहीं इन्फॉर्मेशन। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो उसकी जो डेप्थ है और उसकी जो स्कोप है वो सारी की सारी अप्रोप्रिएट है। तो जब मैंने अपनी वेबसाइट में देखा तो सारी स्कोप और डेप्थ वो अप्रोप्रिएट फॉर्म में थी और जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी एक्यूरेट थी। कोई भी ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था कि जो फंक्शनल ना हो, सारे के सारे कॉन्टैक्ट नंबर फंक्शनल थे। कोई भी डाटा था वो सारे का सारा फंक्शनल था, कोई भी ऐसा डाटा नहीं था कि जो अनफंक्शनल हो। उसके बाद डेडलाइंस यहाँ जो भी यूज़ की गई थी वो सारी की सारी रियलिस्टिक थी, बिल्कुल ऐसा हो रहा था। अगर उन्होंने कोई डेडलाइन दी है वेबसाइट के ऊपर किसी एडमिशन के हवाले से या किसी भी पर्पस के हवाले से, वो सारी की सारी डेडलाइन रियलिस्टिक थी, वो बिल्कुल रियल ऐसे ही थी और रियल में भी वैसा हो ही रहा था। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इज़ द इंफॉर्मेशन ऑन दिस साइट रेलिवेंट टू यूज़र नीड। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर जो इन्फॉर्मेशन हमारी साइट ने कंटेन की है, हमारी वेबसाइट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी यूज़र नीड को पूरा कर रही हैं कि नहीं। जी बिल्कुल कर रही हैं। यूज़र को एडमिशन करना है वहाँ पे एडमिशन हो रहा है। यूज़र को वहाँ पे अगर कॉन्टैक्ट चाहिए उसको मिल रहा है। अगर स्टूडेंट को वहाँ पे कि उसी डिपार्टमेंट की कुछ चीज़ चाहिए उसको मिल रही है वहाँ पे। अगर एग्ज़ाम सेल में उसने कांटेक्ट करना है या उसको एग्ज़ाम सेल से कोई काम है, यूज़र को, स्टूडेंट को आप कह सकते हैं, क्योंकि यूज़र स्टूडेंट्स ही होंगे, हमारे इंटेंडेड ऑडियंस स्टूडेंट्स वगैरह ही होंगे। तो उन सब को अपनी यूज़र नीड्स उनको सारे का सारा उस वेबसाइट से डाटा मिल रहा है। उसके बाद हम राइटिंग स्टाइल पे बात करते हैं कि जो राइटिंग जो हमारा कंटेंट लिखा गया है हमारी वेबसाइट के अंदर क्या वो इजीली रीडेबल है किसी भी यूज़र के लिए। तो जब मैंने अपनी वेबसाइट पे देखा तो जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज थी और वो हर एक ऑडियंस के लिए अप्रोप्रिएट थी और इजीली रीडेबल थी, ठीक है। उसके बाद कोई ऐसी डेट यहाँ पे शो नहीं करवाई गई जो कि ये बता सके कि मेरी वेबसाइट लास्ट इस डेट को लास्ट वो अपडेट हुई है। कोई इस तरह की लास्ट अपडेटेड डेट शो नहीं करवाई गई। उसके बाद हम आते हैं ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन पे, जो कि हमारा मेन पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है। इसके हम 10 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन के, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इंशाल्लाह समझ आ सकेगी। और हम चलते हैं अपने ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन के पहले पॉइंट की तरफ। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट जो मेरा ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन का था वो हम देखेंगे। अब हम देखेंगे सिस्टम को, पूरी अपनी वेबसाइट को विजिबिलिटी के हवाले से कि क्या सारे के सारी चीज़ें इजीली विजिबल हैं, ठीक है, वो हमें दिखाई दे रही हैं यूज़र या हमें किसी कोई भी यूज़र हो उसको लिए विजिबल हैं कि नहीं। तो हम पहले इसमें डिस्कस करेंगे एक्टिव मेन मेन्यू। तो जितने भी ये नेविगेशन बार पे टैब्स यूज़ किए गए हैं ये सारे के सारे एक्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि जब इनको स्क्रॉल बार से हम क्लिक करते हैं तो ये हमें नेक्स्ट पेज पे नेविगेट करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नेविगेट नहीं करवाते, ये जो है वो एक्टिव नहीं है, सारे के सारे एक्टिव हैं, सब के सब से हमें रिज़ल्ट मिल रहा है। उसके बाद हम आते हैं लोडिंग एनिमेशन पे। तो लोडिंग एनिमेशन मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आई अपनी वेबसाइट के अंदर, तो मैं कह सकता हूँ नो लोडिंग एनिमेशन इज़ विजिबल इन दिस वेबसाइट। अगर प्रोग्रेस बार की बात करें तो कोई किसी भी किस्म की प्रोग्रेस बार किसी भी टाइप की मेरी इस वेबसाइट में यूज़ नहीं की गई। तो मैं कह सकता हूँ नो प्रोग्रेस बार इज़ अवेलेबल इन दी होल वेबसाइट। उसके बाद हम विजिबिलिटी को देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन मैसेजेस के हवाले से। तो आपको यहाँ पे दो पिक्चर्स शो हो रही होंगी, एक मुझे जिसमें कुर्तबा एजुकेशन की तरफ से मुझे एसएमएस आया हुआ है और एक जो मेरा यूनिवर्सिटी का लॉगिन पेज है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे कॉन्फ़िगरेशन मैसेजेस कैसे रिसीव्ड हुआ। मैंने जब अपना रजिस्ट्रेशन किया तो मुझे उसने मेरा नंबर मांगा और मेरा डाटा मांगा। जब मैंने उसको वो दिया तो मुझे एक मैसेज जो है वो रिसीव्ड हुआ
जो है जिसमें लिखा हुआ था डियर स्टूडेंट अहमद रज़ा, आपका यूज़र नेम ये है और आपका पासवर्ड ये है। जब मैंने वो पासवर्ड वगैरह अपना लॉगिन किया तो मैं सक्सेसफुल हो गया लॉगिन के लिए। तो मुझे उस मैसेज के ज़रिए मैं लॉगिन हुआ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे जो है वो SMS कॉन्फ़िगरेशन मैसेजेस जो हैं वो रिसीव्ड हो रहे हैं अपनी इस वेबसाइट के अंदर। उसके बाद हम पैजिनेशन पे बात करेंगे, विजिबिलिटी को। तो जब मैंने डिफरेंट टैब्स जो नेविगेशन बार में यूज़ किए गए हैं, जब उन पे गया तो हर एक पेज की फर्दर पेजेस की पैजिनेशन वेल मैनर्ड फॉर्म में अरेंज्ड थी, प्रॉपरली अरेंज्ड थी। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, अगर फैकल्टी पे जाएँ, फैकल्टी के आगे आएंगी कि आप किस फैकल्टी में लेना चाहते हैं। अगर आप डिफरेंट फैकल्टीज़ को खोलेंगे, आगे आएंगी कि आप जो है वो B.Ed करना चाहते हैं, बट यानी पेजेस के आगे फर्दर पेजेस एक मैनर्ड के साथ प्रॉपरली खुल रहे हैं। दूसरा, अगर मैं डिपार्टमेंट को देखूंगा तो डिपार्टमेंट में भी सारे पेज जो हैं वो अरेंज्ड हैं प्रॉपरली, ठीक है। इस तरह जितने भी टैब्स में मेन्यू बार जो भी जितने भी ये टैब्स यूज़ किए गए हैं, सारे के सारे पैजिनेशन में वेल फॉर्म्ड हैं। पैजिनेशन सबकी डन है, किसी की भी ऐसी नहीं है कि पैजिनेशन डन ना हो। उसके बाद हम अब डिस्कस करते हैं जो इसका मेन पॉइंट था, मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, के जो हमारी इमेजेस, आइकन्स, फोल्डर हमारे इस वेबसाइट के अंदर यूज़ किए गए हैं, जब हम उनको क्लिक करें क्या उनका वो मैच करते हैं हमारे रियल वर्ल्ड से, ठीक है। तो मैं आपको इधर एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने अपने एडमिशन पेज पे मैं जब गया एडमिशन फॉर्म पे, तो एडमिशन फॉर्म में जब मैंने गया तो मुझे यहाँ पे 3 किस्म के आइकन शो हुए। एक जो था स्टेप 1 पे, जो वो एक पर्सन की तस्वीर थी, स्टेप 2 पे एक बुक की थी, स्टेप 3 पे एक डिग्री की थी, डिग्री फॉर्म की कैप की थी। जब मैंने पर्सन को क्लिक किया तो मुझे उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन हो गया। तो मुझे पता चल गया आइकन को ही देख के कि यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होनी है। और जो ऐसे ही बुक और जो है वो जो डिग्री को जो फोटो आइकन है, इसको क्लिक किया तो मुझे देख के ही पता चल गया। जब मैंने इसको खोला भी तो वो वाकई ही वो डिग्री क्वालिफ़िकेशन को का पेज ही खोल रही थी। वो आपके सामने ही आपको शो हो रहा होगा। तो जब मैंने आइकन खोला तो मुझे उस आइकन के जो आइकन मुझे जो चीज़ शो करवा रहा था वैसा ही पेज मुझे मिला, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे जो आइकन, फोल्डर, टैब या जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी रियल वर्ल्ड के साथ मैच कर रही हैं। तो ये सारी की सारी रियल वर्ल्ड के साथ मैच कर रही थी। ऐसा नहीं था कि अगर मैंने बुक वाले आइकन को क्लिक किया है तो मुझे जो है वो क्वालिफ़िकेशन की बजाय कोई और इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। सारी की सारी रियल वर्ल्ड के साथ मैच कर रही हैं। उसके बाद क्रॉपिंग टूल बिहेवियर, कोई ऐसी फंक्शनैलिटी मुझे अपनी वेबसाइट पे नहीं मिली। और दूसरा, लैंग्वेज की बात करते हैं। तो लैंग्वेज जो मेरी इस वेबसाइट के अंदर जो यूज़ की गई है, आप देख भी सकते हैं, जैसे कि एडमिशन फॉर्म आपको नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर ये एजुकेशनल लेवल, ऑब्टेन्ड मार्क्स, पासिंग, ये सारी की सारी इंग्लिश में अंडरस्टैंडेबल है यूज़र के लिए, आसानी से रीडेबल भी है, ठीक है। और उसको पता चल रहा है कि जो है मुझे यहाँ पर क्या करना है। उसके बाद कैटेगरीज नेमिंग की बात करते हैं। इसी एडमिशन फॉर्म को देख लेते हैं फर्दर। सारी कैटेगरीज भी जो है ना, अगर सब कैटेगरीज हैं या जो मेन कैटेगरी, वो सारी की सारी नेम्ड है, ठीक है। अगर आप पहली कैटेगरी देखें तो वो किस नाम से है, वो है एजुकेशनल लेवल पे, तो वो कैटेगरी नेमिंग में है, नेम्ड है। इस तरह ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है, सारी की सारी कैटेगरीज जो है वेल नेम्ड है और वेल डिफाइंड है एडमिशन फॉर्म के अंदर। यूज़र को पता चल रहा है मुझे यहाँ पे अपने मार्क्स अपलोड करने, अपने मार्क्स जो हैं वो लिखने हैं, यहाँ पे मुझे अपना ईयर लिखना है, यहाँ पे मुझे अपना बोर्ड लिखना है, यहाँ पे मुझे अपना मेजर सब्जेक्ट लिखनी है जिस पे मैंने अप्लाई करना है। तो वो सारे के सारी उसको कैटेगरीज वेल नेम्ड हैं, जिसके लिए उसको जो है ना वो वेल डिफाइंड कर दी गई हैं, उसके लिए ईजी है उसको देखना। आगे हम देखते हैं यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम को। यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्म का यहाँ पे जो है वो रोल अदा करता है। आपको CRUD का तो पता होगा, जैसे आप अपडेट, ठीक है, रीड, डिलीट, ठीक है, ये अगर ज़्यादा देखा जाए तो ये एडमिन के पास इसके इख्तियारात होते हैं, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने यूज़र को भी दिए होते हैं, जैसे कि एडमिशन फॉर्म के अंदर हर हाल में ये होने चाहिए, ठीक है। लेकिन जो मेरी वेबसाइट है इसके अंदर ये सारे के सारे राइट्स जो हैं
वो एडमिन के पास हैं, यूज़र के पास नहीं है। मुझे ये कैसे पता चला? क्योंकि जब मैंने अपना फॉर्म सेव किया, सारा डाटा पुट किया, सॉल्व किया, सेव किया, तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर था वो रॉन्ग मेरे से एंटर हो गया। अब मैं उसको डिलीट करना चाहता था, अपडेट करना चाहता था। जब मैं वापस गया तो उसने मुझे कोई ऐसी ऑप्शन नहीं दी कि आप इसको अपडेट करो या डिलीट करो। तो मैं कह सकता हूँ कि ये सारे के सारे राइट जो हैं वो एडमिन के पास हैं। और अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो जितने भी एक्शन है यहाँ पे, अगर मैंने बैक पे क्लिक किया, या आपको नज़र आ रहे होंगे बैक, ऐड, सेव एंड फिनिश, जब मैंने इन पे क्लिक किया बैक पे तो मैं बैक जा रहा था। अगर मैं सेव कर पे क्लिक किया तो मेरा डाटा सेव हो रहा था। अगर मैंने ऐड पे क्लिक किया तो मेरा डाटा ऐड हो रहा था। मैं ये कह सकता हूँ कि CRUD ऑपरेशंस जो हैं वो उसके राइट्स एडमिन के पास हैं, लेकिन बाकी अगर एक्शंस देखे जाएं, ठीक है, यहाँ ऑप्शंस देखी जाएं, स्किप इंटरू, रीड लेटर, अपडेट लेटर, इस हवाले से, तो ये सारे के सारे जो राइट्स थे ये मेरे पास थे। मैं यूज़र के पास होंगे वो इसको कर सकता है इजीली, लेकिन बस CRUD के जो हैं वो इस वेबसाइट में जो हैं वो एडमिन के पास होंगे। अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड की। ये देखते हैं कि कैसा स्टैंडर्ड यूज़ किया गया इन्फॉर्मेशन का, कैसी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की गई हैं, और क्या टर्मिनोलॉजीज़ कंसिस्टेंटली सेम है, जो इसमें कलर्स यूज़ किए गए हैं वो सेम है। तो हम देखते हैं। तो जी हाँ, मैंने जब अपनी वेबसाइट की वैल्यूएशन की तो मुझे कलर के हवाले से, टर्मिनोलॉजीज़ के हवाले से, लैंग्वेजेस के हवाले से, हर किस्म से मुझे कंसिस्टेंसी नज़र आई। सब पेजेस में सेम लैंग्वेज यूज़ की गई है, सेम कलर यूज़ किया गया है, कहीं पर भी खिचड़ी नहीं बनाई गई, और सारे टैब्स भी जो हैं वो लैंग्वेज से भी सेम हैं, कलर से भी सेम है, और टर्मिनोलॉजीज़ भी सब में कंसिस्टेंटली सेम यूज़ की गई हैं। अगर हाइपरलिंक की बात करूं तो कोई हाइपरलिंक मुझे नज़र नहीं आया अपनी वेबसाइट पे। अगर लेआउट की बात करूं तो सारे पेजेस में, होल वेबसाइट में सेम कलर हर जो है वो पेज पे यूज़ किया गया है। उसके बाद लैंग्वेजेस की बात करूं तो लैंग्वेजेस भी मैंने आपको जैसे बताया कि सारी की सारी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की गई है, सेम यूज़ की गई है, ठीक है, इजीली रीडेबल है किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी यूज़र के लिए, ठीक है। कंसिस्टेंटली जो है वो सेम जो है वो लैंग्वेज, कलर और टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की गई हैं। उसके बाद कंसिस्टेंसी को देते हैं हिरार्की में। तो आपको जैसे ही शो हो रहा होगा फैकल्टीज़ का एक पेज जो आपको नेविगेशन बार में, तो जब मैंने इस टैब को ओपन किया तो मुझे इसके आगे पेजेस दिखाई दिए। इस तरह उरी के भी, रिसर्च के भी, कोई स्टूडेंट पोर्टल, सब के मुझे इसी तरह ही आगे से वेल मैनर्ड फॉर्म में मुझे पेजेस जो हैं वो शो हो रहे हैं। तो ये एक हिरार्की बनी हुई है। अगर आप फैकल्टीज़ पर क्लिक करेंगे, फैकल्टी में आगे 3 फैकल्टीज़ आएंगी। जब आप फैकल्टीज़ में करेंगे तो आगे उनके फर्दर वो प्रोग्राम्स आएंगे। जब आप प्रोग्राम्स को करेंगे उनके आगे फर्दर ये बताएगा कि आपने बीएड करना है, इसमें एमएड करना है, एमफिल करना है कि पीएचडी करनी है। इस तरह ये सारे टैब्स के अंदर इसी तरह हायरार्की बनी हुई है। सिर्फ ये नहीं कि फैकल्टीज़ के अंदर है, सब के अंदर ऐसे ही है। उसके बाद हम कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड को देखते हैं ट्रस्ट एंड ब्रांडिंग एंड फोटोज़ के हवाले से। तो जितनी भी फ़ोटोज़ यहाँ पे यूज़ की गई हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो सारी की सारी कल्चर से रिलेटेड हैं। एचडी ग्राफिक्स हैं, अच्छी इमेजेस हैं, आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। आप जब खुद सर्च करेंगे इस वेबसाइट को, इमेजेस को, तो आपको सारी की सारी रीडेबल होंगी। तो ये सारी की सारी फ़ोटोज़ जो हैं वो इस पे रियल बेस्ड हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ पे फेक नहीं है, क्योंकि सब के अंदर लोगो जो है वो लगा हुआ है कुर्तबा यूनिवर्सिटी का, जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि ये कुर्तबा यूनिवर्सिटी की ही ओरिजिनल इमेजेस हैं। जैसे कि ये आपको बुक्स की इमेजेस शो हो रही हैं, इसके नीचे कुर्तबा यूनिवर्सिटी का लोगो भी है और उसका नाम भी लिखा हुआ है और उसका एड्रेस भी, जिससे पता चल रहा है कि ये कोई और यूनिवर्सिटी है, किसी की इमेज नहीं बल्कि कुर्तबा यूनिवर्सिटी की ही इमेजेस है। उसके बाद हम आते हैं एरर प्रिवेंशन पे। तो जब एरर प्रिवेंशन पे डिस्कशन करते हैं तो जी मेरी वेबसाइट के अंदर जो हैं वो एरर प्रिवेंट होते हैं। बड़े कोई मेन एरर नहीं है, लेकिन छोटे एरर्स बहुत सारे मिलते हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कन्फर्मेशन वैलिडेशन को देखते हैं। कन्फर्मेशन वैलिडेशन नहीं है। अगर मैं किसी चीज़ को डेल करना चाहता हूँ, मुझे कोई डायलॉग बॉक्स यहाँ पे शो नहीं वो करवाएगा कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, येस और नो, ठीक है। इस तरह का कोई डायलॉग बॉक्स नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कन्फर्मेशन वैलिडेशन मेरी इस वेबसाइट में। उसके बाद जो एरर मैंने कहा हैं वो डिस्कस करते हैं। जब आप रॉन्ग कोई भी यूज़र नेम या पासवर्ड अगर आप लिखते हो, ठीक है, तो
जो कि आपका असल नहीं था। अगर आप गलत लिखते हो तो वो आपको एरर शो करेगा, सॉरी इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। तो आप कह सकते हो कि एरर जो है वो प्रिवेंट है मेरी। उसके बाद रिकॉग्निशन रैदर देन रिकॉल। इसका मतलब ये है कि ये यूज़र की जो है वो टाइम को कम बचाने के लिए, ठीक है, रिकॉल प्रोसेस है। अगर आपने मिसाल के तौर पे अपना रिकॉर्ड एंटर कर दिया है, ठीक है, ठीक है, वेबसाइट के अंदर उसको सेव भी कर दिया एडमिशन फॉर्म में। अब आप चाह रहे हैं कि अपना जो है ना वो सेम डाटा, जब आप दोबारा अपना वही डाटा ऐड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें वो नहीं मांगेगा, बल्कि वो खुद ही रिकॉल करता जाएगा। सारी फील्ड्स आपकी खुद ही फिल हो जाएंगी, आपको एक्स्ट्रा हेडलेस या एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। तो वो ये इससे अवॉइड कर रही है एक्स्ट्रा हेडलेस मेरी वेबसाइट। उसके बाद लेजेंड वर्सेस विजुअल बोथ, इस तरह का कोई फीचर मेरी वेबसाइट के नहीं अंदर नहीं था। फॉन्ट ड्रॉप लिस्ट प्रीव्यू भी इस तरह का भी कोई नहीं था मेरी वेबसाइट के अंदर। उसके बाद हाइब्रिड ब्रीड क्रम्स का अगर देखा जाए तो इस तरह का भी कोई फंक्शनैलिटी मेरी वेबसाइट के अंदर नहीं थी। उसके बाद अगर हम देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़। अब हम जो वैल्यूएशन करेंगे ह्यूरिस्टिक अपनी वेबसाइट की, वो ये देखेंगे कि क्या यूज़ेबिलिटी यूज़ करना आसान है यूज़र के लिए और फ्लेक्सिबल है। तो जब ये देखें आपको क्विक लिंक्स शो हो रहे होंगे। अब यूज़र जो है वो अगर रिसर्च जर्नल पेज के एंड पे है, ठीक है, तो हर पेजेस पे उसको क्विक लिंक्स शो हो रहे होंगे कि अगर आप वहाँ से पीछे नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ पे क्विक लिंक पे क्लिक करें, आपका टाइम बचेगा और आप डायरेक्टली इजीली यहाँ से ही डायरेक्ट उस पेज पे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्विक लिंक्स हर एक पे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि एफिशिएंट है जो है ना वो यूजेबिलिटी यूज़र के लिए, उसका टाइम कम ले रही है ये। उसके बाद जो हम देखेंगे वो है जो है सिंथेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। अब हम इस पर जो है वो बात करेंगे, वो डिज़ाइन की करेंगे कि क्या जो डिज़ाइन इस वेबसाइट में, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इस वेबसाइट में यूज़ किया गया है, क्या वो किसी भी यूज़र के लिए अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने वैल्यूएशन की मैंने देखा तो यूज़र इंटरफेस जो था वो बहुत जो है वो वेल मैनर्ड और अच्छे तरीके से बनाया गया है, किसी भी यूज़र के लिए अट्रैक्टिव है। ठीक है, सिंपल है और क्लीन डिज़ाइन है, इजी अंडरस्टैंड है यूज़र के लिए किसी भी। ठीक है, और इसमें जो फ़ॉन्ट यूज़ किए गए हैं, कंटेंट जो लिखा गया है वो सारे का सारा इजीली रीडेबल है। उसके बाद जो आइकन्स जो यूज़ किए गए, टैब्स यूज़ किए गए, जो फ़ोल्डर्स यूज़ किए गए वो भी सारे के सारे सिंपल थे। जो इमेजेस यूज़ की गई वो भी बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो ओवरऑल जो डिज़ाइन है ग्राफिकल वो बहुत ही अच्छा था और मिनिमलाइज था। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी वेबसाइट में ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर थी। अब अगर मैं बात करता हूँ तो रिकॉग्नाइज, डायग्नाइज एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि मैंने जो अपनी वेबसाइट को यूज़ किया, अगर मैंने रजिस्ट्रेशन की या ईमेल की, ठीक है, तो क्या वो फ्यूचर में मेरे जो मेरा
फुल एंड और जो मेरा लास्ट जो ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन का पॉइंट है वो है हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अगर आपने हेल्प लेनी हो कि जी ये वेबसाइट किस कोड में बनी, इसका डाटा कहाँ, मतलब इसका बैक एंड मुझे मिल जाए कहाँ पे, या इसकी डॉक्यूमेंटेशन मुझे मिल जाए, मुझे इस वेबसाइट की कोई मदद चाहिए आपको, तो आपको वो डिफरेंट वेबसाइट्स में ये पॉइंट्स दिए गए होते हैं, कोडेक्स, कोड पॉइंट। तो ये इस तरह का कोई भी मेरी वेबसाइट पे यूज़ नहीं है, आपको ये नहीं मिलेगा। उसके बाद कम्युनिटी आंसर, बुडी प्रेस, ये भी जो फंक्शनैलिटी है ये भी मेरी इस वेबसाइट पे आपको नहीं विजिबल होगी। उसके बाद ऑनलाइन रिसोर्सेज, गूगल यूवर इश्यूज़, ये आपको शो होंगे, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल लिंक्स, फेसबुक, उसके बाद ट्विटर, इंस्टाग्राम, वो सब को जब मैं क्लिक कर रहा था तो वो मुझे एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे लेके जा रहे थे, मुझे रिसोर्स दे रहे थे बाहर से। उसके बाद फैक्ट नॉलेज बेस्ड, इस तरह की भी कोई फंक्शनैलिटी जो है वो मेरी वेबसाइट पे नहीं है, कि तो मैं कह सकता हूँ कि जो ये मेरी फंक्शनैलिटी मेरी वेबसाइट पे इंक्लूड नहीं है। तो शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये प्रेजेंटेशन और मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक्स सबका।